देख रहे हैं आप। इस वक्त पूरे देश के तमाम अलग अलग राज्यों से लेकर राजस्थान के भी कई शहर कोरोना की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। एक या दो नहीं बल्कि कई मामले सामने आ चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, और अब आकलन ये है कि डबल रेट से कोरोना पैर पसार रहा है। कोरोना का विकराल रूप हम सभी ने देखा और निश्चित रूप से हर कोई यही चाहता है कि वो दौर वापस लौट करके ना आए जिसने तमाम लोगों को मौत के गाल में उतार दिया था। अब लगातार बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से राजस्थान भी हाई अलर्ट पर है। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। साथ ही बैठक के दौरान सीएम ने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड और अन्य दवाइयों को और अन्य व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले एक दिन में 683 सैंपल लिए गए, जिनमें से 6 मामले सामने आए। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10 हो गई। प्रदेश में कोरोना मरीजों के मिलने पर सीएम ने भी चिंता जताई है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। कहा उन्होंने कि सभी परिवारजनों को, राजस्थान के सभी परिवारजनों को वो स्वस्थ सुरक्षा की भूमिका के रूप में देखना चाहते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी जो सुरक्षा है वो उनकी प्राथमिकता रहे, ये उन्होंने कहा। अब लेकिन तेजी से कोरोना आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कोरोना से बच के कैसे रहा जा सकता है। क्या कोरोना से बचने के लिए अभी से उतना सतर्क होना पड़ेगा या फिर धीरे धीरे भी चीज़ों को कंट्रोल में किया जा सकता है। नया वेरिएंट कोरोना का आ गया है JN.1, कितना खतरनाक है, कितना ज़्यादा घातक है, तेज़ी के साथ वो लोगों पर इफेक्ट कर रहा है। हमारे साथ हमारे कुछ पैनलिस्ट जुड़ेंगे और बेहद ही खास मेहमान मैं कहूँगा हमारे पैनलिस्टों को आज के लिए जुड़ेंगे। संक्रामक रोग विशेषज्ञ के नाते से डॉक्टर ईश्वर गिलादी जुड़ेंगे, डॉक्टर प्रद्युमन शर्मा जुड़ेंगे, एलर्जी और चिकित्सा विशेषज्ञ हैं वो, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जुड़ेंगे, प्रतिरक्षा और महामारी विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर विशाल गुप्ता भी जुड़ेंगे हमारे साथ जो कि प्रोफेसर हैं SMS मेडिकल कॉलेज में। लेकिन एक बार ग्राफिक्स के जरिए मैं इन सब आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम लोगों की टीम ने कुछ ग्राफिक्स बनवाए हैं, उन ग्राफिक्स के जरिए कुछ स्थिति क्लियर करने की मैं ज़रा कोशिश करता हूँ। देखिए JN. वेरिएंट के लक्षण क्या हैं। सूखी खांसी उसका एक बड़ा लक्षण है। साथ ही साथ सांस लेने में कठिनाई होना, ये भी उसका एक लक्षण माना जाता है। तो कोरोना बढ़ रहा है और मांसपेशियों में दर्द होना या जोड़ों में दर्द होना भी कुछ पेशेंट्स के अंदर उसका एक बड़ा लक्षण माना जा रहा है। गला खराब होना भी उसका एक मुख्य लक्षण है। बचाव कैसे कर सकते हैं, सामाजिक दूरी बनाने का प्रयास किया जाए, साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचा जाए। हाथों को साबुन से लगातार आप लोग धोएं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब JN. वेरिएंट 1 क्या है ये हमने ग्राफिक्स के जरिए भी बताया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब ग्राफिक्स हम लोग साथ में चलाएं और सीधा अपने मेहमानों के पास चलते हैं ताकि वो बेहतर आपको समझा पाएंगे कि JN.1 वेरिएंट आखिर है क्या। आसान भाषा में समझेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चल रहा हूँ विशाल गुप्ता, आपके पास आ रहा हूँ। सर, आप प्रोफेसर हैं SMS मेडिकल कॉलेज में। कॉलेज का इस वक्त क्या माहौल है, क्योंकि छात्रों को आना जाना लगा हुआ है कॉलेज में। क्या अभी से आप लोगों ने अपने छात्रों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है? माहौल तो अभी कॉलेज में रूटीन ही चल रहा है, क्योंकि एकदम से सारी पाबंदियां हट गई थी। कॉलेज रूटीन चल रहा है, हॉस्पिटल रूटीन चल रहा है, मरीजों का आवागमन, कॉलेज में पेरेंट्स का आवागमन, स्टूडेंट्स का आवागमन सब चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये कोरोना का दस्तक वापस से हुई तो एहतियात बरतना चालू कर दिया है। डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने मास्क लगाना चालू कर दिया है। मरीजों को बोलने लग गए हैं कि मास्क लगाइए। जिनको ILI सिम्टम्स आ रहे हैं उनको स्पेशली मास्क लगाने के लिए कहा गया है। ठीक कॉलेज है। स्टूडेंट्स में भी जिनको ILI सिम्टम्स है उनको कहा गया है कि थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, अगर हो सके तो छुट्टियां लें। बाकी अभी तक तो रूटीन माहौल चल रहा है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतना स्टार्ट कर दिया है। सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है और तमाम अन्य मेहमान भी हमारे साथ हैं। मैं आप सब लोगों से अगले 20 मिनट के अंदर जानूंगा कि किस तरह की तमाम सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए, क्या कुछ इस वेरिएंट से जुड़ी हुई जानकारी है। लेकिन सबसे पहले बाल वीरेंद्र के पास चल रहे हैं। सर, हमारे ग्राउंड रिपोर्टर हैं जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा अपडेट ले लेते हैं इस वक्त क्या स्थिति है। वीरेंद्र, ज़रा बताइए कोरोना को लेकर के जो तमाम अभी हलचल तेज़ हो गई है, तमाम बैठकें हो रही हैं, क्या अभी स्थिति ग्राउंड पर नज़र आ रही है आपको?
देखिए राहुल, जिस तरीके से कोविड-19 का जो इस तरीके से राजस्थान के अंदर मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उसको लेके स्वास्थ्य विभाग है वो काफ़ी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं राजस्थान के ज़िलों की बात करूं, तो राजस्थान के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहां पे 2 पेशेंट मिले। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एक जो कह सकते हैं कि जो टूरिस्ट है वो वहां पहुंचती है जोधपुर में, तो उसमें भी जो कोविड के लक्षण हैं वो पाए गए और उससे तुरंत प्रभाव से जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग है वो काफ़ी अलर्ट है और उसके जो कह सकते हैं कि जो जांच के सैंपल है, उसके जो सैंपल है वो नज़दीक के जो जोधपुर के अंदर ही जो लैब बनाई गई है उसके अंदर भेजे गए हैं और उसके बाद ही जो ऐसे ही ये जांच सामने आएगी कि उसमें नॉर्मल कह सकते हैं कि जो कोविड के लक्षण हैं या फिर जो नया ये वेरिएंट आया है कोविड का वो है, तो उसको लेके क्लियर होगी। वहीं उसकी जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो भी देखी जाएगी। तो राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर। वहीं मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीती रात्रि को तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मुलाकात की और किस तरीके से कोविड को ध्यान में रखते हुए निपटना, इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बात की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने साफ तौर पे हिदायत दी है कि स्वास्थ्य विभाग को कि जहाँ पे भी कहीं पे भी अगर मान लो बेड की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे संपूर्ण तरीके से बेड की व्यवस्था करवानी है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन के प्लांट बंद पड़े हैं उनको वापस से शुरू कीजिए और किसी भी व्यक्ति को यानी तमाम तैयारियां जो है वो विभागीय स्तर उसके पे हो अंदर रही है, प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम तैयारियां हो रही हैं और भजनलाल शर्मा खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका, आप ग्राउंड से हमें अपडेट दे रहे थे। ईश्वर, डॉक्टर ईश्वर मैं आपके पास आ रहा हूं सर, आप संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं। प्लीज़ हमारे दर्शकों को समझाइए ये जो JN.1 जो वेरिएंट आया ये कितना ज़्यादा और ख़तरनाक है या फिर किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, क्या इसके लिए अभी जो इनिशियल जो नॉलेज है वो क्या ज़रूरी है सभी के लिए? सर अनम्यूट कर लेंगे आप। ठीक है, ईश्वर जी की आवाज़ नहीं मिल पा रही, हम लोग डॉक्टर प्रद्युमन शर्मा के पास चल रहे हैं। सर JN.1 जो वेरिएंट आया है डॉक्टर प्रद्युमन, ये कितना ज़्यादा खतरनाक है पुराने वेरिएंट से? अरे मेरी आवाज आप है, एक फैमिली ट्री है, कोरोना का एक सब वेरिएंट है और WHO के हिसाब से अभी ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हमें सजग रहना है, हमें सावधान रहना है। गवर्नमेंट एक्शन पे गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होकर के अपनी एक तैयारी रखनी है। जैसे कल को कोई बाय द वे तैयारी होती है, कोई तकलीफ होती है तो यू आर प्रिपेयर्ड। आपके पास में हॉस्पिटल फैसिलिटी, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ, ऑक्सीजन सपोर्ट सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मेरा आपको ये कहने का मकसद ये है कि ये माना गया, इसकी खासियत ये है कि ये पिरोला का सब वेरिएंट है, हाईली ट्रांसमिसिबल है, हाईली कम्युटेबल है, हाईली कम्युनिकेबल है और विशेष तौर पे बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में जिनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कैंसर पेशेंट है, एलर्जिक पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, COPD पेशेंट्स हैं, डायबिटीज है, मेटाबॉलिक डिस्लिपिडीमिया में है, जिनको कॉर्नरी डिजीज हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको विशेष तौर पे आपको इससे डरो मत, ये JN.1 है या BA.2.86 है, आपको मास्क लगा के रहना है। पहली चीज, आपको रेगुलर वैक्सीनेशन रखने हैं, जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, निमोनिया वैक्सीन, जो कि एडल्ट इम्यूनाइजेशन वैक्सीन शेड्यूल, वो आपको ऑलरेडी रखने हैं। सर कई रिपोर्ट्स, कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा, ये सब वेरिएंट है उसका। मैं वही कह रहा हूं, अगर आप मैं यही कह रहा हूं कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, मतलब हमें चिंता की बात नहीं है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है कि हमें सावधान रहना है। ये एक साधारण जुकाम बुखार की तरह आएगा और चला जाएगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण ये होता है कि जैसा हमने माना आपको नाक बंद होना, गला खराब होना, सूखी खांसी होना, मसल्स, सीवियर मसल पेन, सीवियर बॉडी एक, और विशेष तौर पर अचानक आपको लगेगा 24 घंटे में कि जैसे आपके अंदर शरीर में जान ही नहीं है, जॉइंट पेन्स, ये इसके विशेष लक्षण है। अगर ये विशेष लक्षण है, इसको आप समझ के रखिएगा, इसमें कि आपको हो सकता है ये वायरल डिजीज जो कोविड रिलेटेड JN.1 हो सकती है, लेकिन डरने की बात नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल डॉक्टर से सलाह मशवरा करिएगा, आप अपनी जांच कराइएगा और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। और दूसरी विशेष तौर पे बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी इसका पीक नहीं आया,
इसका पीक आने में थोड़ा समय लगेगा, करीब अंदाजन 3 हफ्ते लग सकते हैं पीक आने में। ठीक है। लेकिन डरे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा, मास्क रखिएगा और हर किसी से हाथ में मिलाइएगा, हैंड हाइजीन। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसको अभी से रोकने के लिए। एज वी से दैट प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, सो इस पर काम होना ही चाहिए। लेकिन डॉक्टर ईश्वर जी, मैं आपसे ये जानूंगा इसमें कि सर ने कहा, प्रद्युमन जी ने बताया कि अभी पीक नहीं आया है, तो पीक आना भी नहीं चाहिए, आएगा कैसे नहीं, उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा प्रशासन को, सरकारों को, विभागों को। ये लेकिन काम तब होगा जब ये JN.1 और जो पुराने वेरिएंट हैं उनके बीच का जो एक सामान्य अंतर है वो अगर आदमी समझ पाए, सामान्य जनमानस उसको समझ पाए, लेमैन अगर उसको समझ पाए, तो शायद उसका जो संक्रमण है वो ज़्यादा बढ़ने से रोका जा सके। तो इस अंतर को अगर आप आसान भाषा में समझा सकें, पुराने वेरिएंट और इस वाले में। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये JN.1 है, अभी तक कहीं खतरनाक है ऐसा साबित नहीं हुआ है। और इसके पिछले 7 महीने से लगभग 40 कंट्री में JN.1 चल रहा है। ठीक है। वहां पे कहीं ऑक्सीजन की डिमांड, बेड की डिमांड, ICU की डिमांड या वेंटिलेटर की डिमांड या मौतें हो नहीं रही है। और इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO जो है, उन्होंने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताया, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बताया। ये वेरिएंट जब बताते हैं तो वेरिएंट ऑफ एक सर्विलेंस होता है कि जांच की जाती है। फिर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कब कहते हैं कि इन्फेक्शन फैल सकता है तो। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न कब होता है जब उससे जो ट्रैजेक्टरी है, उससे जो आने वाले प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम जो बढ़ते हैं, तो या तो मौतें हो या तो पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचे। ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है। तो अभी हमें लेकिन डॉक्टर, अभी बीते कुछ दिनों में ही राजस्थान में भी अब कुछ डेथ हुई है, देश के अन्य प्रदेशों में भी। लोगों में कोई सतर्कता की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भीड़ भाड़ के इलाके में बंद कमरों में आप बैठे, कहीं कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां, और जिसके घरों में 60 से ज्यादा उम्र के लोग हैं, कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं, उनको, बाकी सारे देश को इतना बड़ा माहौल खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप न्यू ईयर जैसे मनाओ, ये इतना। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, आप भी सहमत रखते हैं ईश्वर जी की इस बात से? बहुत ज्यादा अभी खतरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसमें ऐड ऑन कर दूं सर कि कुछ डेथ हो चुकी है, देश के अंदर कुछ डेथ हो चुकी है। राजस्थान में एक बच्चे की डेथ हो गई थी, इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन जरा पहले बताइए कि आप सहमति रखते हैं डॉक्टर ईश्वर जी की बात से? डॉक्टर JN.1 से नहीं हुई है। मुझे लगता है हमारे पास जो डेथ होती है, एक याद रखिए कि अभी फिलहाल ठंडी का मौसम है, इसके अंदर फ्लू चलता है। ये फ्लू के अंदर H3N2 है, H1N1 है, ये इन्फ्लुएंजा ए है, एक RSV है, रिस्पिरेटरी सेंसिटिव वायरस है, और कोविड है। ये कोविड से ज्यादा ये 2 दूसरे वायरस चल रहे हैं। बिल्कुल। तो हर अगर उस नजरिए से देखेंगे कि ये कोविड से हो रहा है या JN.1 से हो रहा है, ये गलत है। तो डॉक्टर चंद्रकांत, आपकी क्या राय है? इसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए? मुझे लगता है कि JN.1 को जो अटेंशन दिया जा रहा है वो एक्सेसिव है, एक फॉल्स अलार्म है। दरअसल JN.1 एक सब वेरिएंट है, एक ओमिक्रॉन जो एक लास्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न था, नवंबर 2021 में आया था। पिछले 4 सालों में जब SARS-CoV-2 सबसे पहले आया था, तब वो एक नोवेल वायरस था, किसी को उसका एक्सपोजर नहीं था। लेकिन पिछले 4 सालों में जो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा कहता है कि कम से कम 2 से 3 एक्सपोजर लोगों को हो चुके हैं। उसके बाद हर एडल्ट को 2 वैक्सीन शॉट मिल चुके हैं कम से कम। तो ऐसी परिस्थिति में अब हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है जो कंटिन्यू टू होल्ड प्रोटेक्शन। हमारे लिए जो SARS-CoV-2 है और कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस है, वो समय के साथ बदलता रहता है। तो एक JN.1 का आना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा चीज हमें याद रखनी होगी कि जो वायरसेज होते हैं उनमें से जो जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक बदलते हैं, ग्रोथ एडवांटेज होते हैं। तो जो प्रीवियस वायरसेज होते हैं उनको एक नया वायरस का वेरिएंट रिप्लेस कर देता है। तो हमें हर जो म्यूटेशन की चिंता नहीं करनी है, हर नया वेरिएंट इमर्ज हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी है। जैसे कि प्रीवियस स्पीकर्स ने बोला कि अगर उससे या तो सीवियर डिजीज, चारों छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वो जरा घबराहट हो जाती है। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं, इससे हौसला भी बढ़ रहा है कि इतनी ज्यादा खतरनाक ये नहीं है JN.1। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एक दो, क्योंकि आपने बात उठाई थी मृत्यु की, तो अब पहली चीज याद रखने की है कि जो 5 या 6 मृत्यु जो कही जाती हैं
उनमें कोई एविडेंस नहीं है कि वो कॉजल है, अर्थात वो कोविड-19 या इस नए वेरिएंट की वजह से हो रही हैं। वो ऐसे लोग थे जिनको प्रीवियस इलनेसेस थी, हॉस्पिटल में एडमिटेड थे हाँ और कोविड-19 के लिए टेस्ट किए गए। लेकिन दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मृत्यु की बात आ जाती है, जी यूजुअली 5 या 6 मृत्यु को वो एक ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ कोरोना की वजह से 5 मृत्यु हुई। हमें याद रखना होगा, इसको परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। और परिप्रेक्ष्य है कि हमारे देश में हर दिन 28,000 मृत्यु होती है। कुछ ओल्ड एज की वजह से होती है, कुछ अन्य बीमारियों से होती हैं। नहीं तो इसमें 28,000 डॉक्टर ईश्वर, इसमें फिर ये हम अब ये जो कई जो इसमें पेशेंट्स थे, वो ये बात ठीक है सर की, ये बात ठीक है कि भाई वो कुछ और बीमारी से ग्रसित थे और जिस तरह लहरिया जी बता रहे थे कई कुछ और बीमारियां वो उसका जो है प्रोमिनेंट कारण होती हैं, लेकिन क्योंकि लक्षण सेम है तो कोरोना के टेस्ट में भी वो पॉजिटिव आ जाता है। तो सर क्या ये माना जाए कि जो लोग पहले से किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं उन पर JN.1 ज़्यादा प्रभावी अब साबित हो सकता है, जहां तक बाकी लोग हैं जो किसी अन्य बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं उनकी बॉडी इम्यून कर जाएगी? ईश्वर जी, आपका सवाल किसे है? एक बात बता दूं जी कि फिलहाल तो हमें कोविड के केसेस मिलते हैं। हाँ कई बार वो कोइंसिडेंटल फाइंडिंग है कि वो मरीज कोई और चीज से बीमार है और हाँ उसका कोविड पॉजिटिव आ गया हाँ और किसी में कोविड ने आके तकलीफ किया है। हाँ तो के प्रमाण में 60 के ऊपर के लोग, कोमॉर्बिडिटी वाले लोग, इन लोगों को तकलीफ है। हमारे पास कोविड के 5 वेरिएंट आए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और उसके बाद ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन को मैं वेरिएंट ऑफ सपोर्ट कहता हूं क्योंकि ओमिक्रॉन आने के बाद हमारा देश में सब जो इकोनॉमी बंद थी वो खुल गई, टूरिज्म खुल गया, सोशलाइजेशन खुल गया, स्कूल्स कॉलेजेस खुल गए। तो ओमिक्रॉन ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी चीज ये है कि ओमिक्रॉन की वजह से लगभग सबको इन्फेक्शन हो गया और सब लोग इम्यून हो गए। ठीक है, इम्यूनिटी कितनी बची है मालूम नहीं, लोगों ने 75% तक लोगों ने वैक्सीनेशन किया है, इसका मतलब हाइब्रिड इम्यूनिटी है। और तीसरी बात, साइंस जो है ये बलबूते पर होता है प्रूफ के। अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है JN.1 से कि वो सीरियस है या सीवियर कंडीशन करता है या किसी को मारता है। तो जब ऐसा है नहीं तो इसके लिए बवाल खड़ा करना और हमारी पूरी हेल्थ व्यवस्था को उसके पीछे लगा देना जिसकी ठीक वजह है। से कोलेटरल डैमेज होगा। ठीक है, ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, बड़ा गौर करने वाली ये बात होगी कि पहले ज़्यादा इसको हाइप ना क्रिएट किया जाए। ज़रूरी है कि एहतियातन तो आप सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर प्रद्युमन, एक इसमें चीज़ बड़ी आई निकल के कि स्पाइक प्रोटीन पर अतिरिक्त म्यूटेशन होता है इस JN.1 वेरिएंट में। तो ज़रा अगर आप बता पाएँ ये अतिरिक्त म्यूटेशन क्या होता है और स्पाइक प्रोटीन किस तरीके से असरदार इसमें साबित होता है? तो RNA वायरस होता है, DNA वायरस होता है। नॉर्मली DNA वायरस में म्यूटेशन बहुत कम होते हैं, RNA वायरस ज्यादा हो। म्यूटेशन का मतलब यह है कि जब उसका राइबोज कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। हाँ उससे दो बातें होती हैं, या तो वो उसकी कम्युनिकेशन तेजी से होती है या उसकी जो है फर्टिलिटी कम हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने वैक्सीन लिया हुआ है ऑलरेडी कोविड शॉट का या जो उससे रिलेटेड वैक्सीन है, वो वैक्सीन उस पे कम काम करता है, वो एंटीबॉडीज को इवेड करता है। मतलब उसकी एंटीबॉडीज जो वैक्सीन रिलेटेड है उस वायरस के सिम्टम पे काम नहीं करती। ये कुछ देखा गया है। लेकिन साथ में मैं कहना चाहूंगा कि अमेरिका में 4 महीने में करीब 50% पेशेंट्स आर फ्रॉम JN.1, लेकिन इनका क्लिनिकल सिनेरियो बहुत माइल्ड रहा है, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं रहे। स्पेशली उन लोगों को जरूर परेशानी रही है कि जिनकी इम्यूनिटी बड़ी कॉम्प्रोमाइज रही है या ऑलरेडी जो हार्ट पेशेंट आप कह रहे हैं अमेरिका में 50% जो कोरोना पेशेंट है वो JN.1 वेरिएंट वाले हैं? जी हाँ, और 2% जो अभी नया आया JN.1 के बाद में HV.1, JN.1 के बाद में आ गया HV.1। तो ये वेरिएंट्स तो आते रहेंगे, ये एक फैमिली है, ये कोरोना की एक फैमिली है, कोविड की फैमिली है। ठीक है, तो इनसे डरने की बात नहीं। ठीक है प्रद्युमन जी, बिल्कुल आप सही। अब इनसे डरने की बजाय जो है इनसे फाइट बैक करना पड़ेगा और मानसिक रूप से फाइट बैक बहुत जरूरी होती है। इसलिए आप लोगों की ये बात की इतना इफेक्टिव ये वेरिएंट नहीं है, मुझे यकीन है कि ये बहुत हौसला अफजाई करेगा लोगों की। लेकिन प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूँ, विशाल जी, ये ज्यादातर हमेशा जब भी हमने देखा है कि कोरोना जब ज्यादा बढ़ता है तो बाहर से ये आता है। कहने का मतलब है कोई बाहर विदेश में गया, वहाँ वो कोरोना से संक्रमित हुआ, वापस देश आया और फिर वहाँ से वो क्रम जो है सर शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर विशाल सर, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि सरकार या तमाम जो प्रशासन है, आप इर्द गिर्द देखते होंगे या स्कूल कॉलेजेस में भी बाहर से आए हुए जो ट्रैवल करके आए हैं
उनके प्रति कुछ सख्ती बरती जा रही है? ट्रैवल एडवाइजरी किस रूप में इम्प्लीमेंट हो रही है? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर प्रद्युमन की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। जी। और कोई भी डिजीज कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती है, चाहे ये फॉरेनर से स्टार्ट हो या माइग्रेंट से स्टार्ट हो, तो अपने को अभी ऐसा कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी नहीं हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर भी एक सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई आपको ट्रैवल करके आ रहा है और उसके कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, आपके साथी है, आपके फैमिली में कोई मेंबर है, तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। बाकी एकदम से ट्रैवल रोक लगाना या ट्रैवल पे वो करना दिक्कत मतलब अभी जरूरी नहीं है। थोड़ा सर्विलेंस अपन बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी ट्रैवल और सब ये इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। न्यू ईयर का सीजन है, तो ठीक है, ये सब चलने दें, बस थोड़ा सा सर्विलेंस बढ़ा दें। और अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई बाहर से आया, तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाएं या उसको थोड़ा क्वारंटीन करें। नहीं तो सर, तमाम कॉलेजेस में अलग अलग जो एडवाइजरीज हैं आप देखते हैं उनको कि वो जब पिछली बार आपको याद होगा, आप सब हम लोगों की आंखों देखी है कि उस वक्त चूक हो गई थी, जैसे एयरपोर्ट पर जो नियम लागू हुए थे, आपको लगता है ऐसा कि अभी से वो सारे नियम एयरपोर्ट पर लागू हो जाने चाहिए कि विदेश से अगर कोई ट्रैवल करके आ रहा है तो एक ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी जांच की जाए ताकि वो संक्रमण आगे ना बढ़ पाए? आपको लगता है ये अभी से इतनी स्ट्रिक्टनेस हो जानी चाहिए? सर, अभी से स्ट्रिक्टनेस करने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर और अपन देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो ये डॉक्टर प्रद्युमन ने बताया, डॉक्टर ईश्वर ने बताया कि ये वायरस बहुत खतरनाक नहीं है। ये सिंपल एक कॉमन फ्लू की तरह हो रहा है, कॉमनली देखा जा रहा है। तो अगर अपन सर्विलेंस बढ़ाएंगे तो एक लोगों में डर बैठेगा, तो लोगों में डर ना बैठा के लोगों में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। जागरूकता बढ़ाना जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन जागरूकता के साथ साथ कई बार क्या होता है, क्योंकि सोशल मीडिया अभी सबके पास है, तो सब पे जानकारी पहुंचती है और जानकारी आदमी सोचता है कि यही जानकारी प्रामाणिक है। ऐसे में डॉक्टर ईश्वर, लोग जो है डॉक्टर के पास जाने से ज़्यादा अब आजकल खुद ही कुछ ना कुछ अपना इलाज करते रहते हैं, तो अब उसके ज़रा मैं आपका कमेंट चाहता था कि किस लेवल तक लोग सामान्य दवाई तक काम चलाएं और उसके तुरंत बाद फिर डॉक्टर तक जाएं एटलीस्ट? देखिए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में या कहीं भी, कि लोग अपना इलाज खुद ही करने की कोशिश करते हैं। एक राय ये रहेगी, मेरा संदेश रहेगा। मैं विशाल जी माफी चाहूंगा, ये सवाल मेरा डॉक्टर ईश्वर से था। ओके। कि हाँ कंपटीशन आ गई। सर आपने म्यूट किया हुआ है सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी ऐसे। ठीक है, डॉक्टर ईश्वर की आवाज नहीं आ पा रही है। प्रद्युमन सर, आपसे मेरा सेम सवाल है, लोग जो खुद ही अपने घर में अपना इलाज करने लगते हैं उन पर मैं जरा आपका कमेंट चाह रहा हूं कि थोड़ा आप सलाह दें लोगों को कि ठीक है इनिशियल लेवल पर थोड़ा सा आप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इसके बाद आप डॉक्टर पर चले जाएं। बात नहीं है। और आपको अगर कोई ज्यादा सिम्टम नहीं है तो आप घर पे रह करके बेसिकली जैसे ठंडा पानी अवॉइड करिएगा, कोल्ड एक्सपोजर अवॉइड करिएगा, दूध हल्दी पी लीजिएगा, गर्म मसाले का थोड़ा सा ले सकते हैं, बेसिक ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको साथ में डायबिटीज है, आपको ऑलरेडी एलर्जी है, अस्थमा है, और आपको अगर हृदय की धड़कन आपको लगता है बेचैन है, टेम्परेचर आपका 100.4 से ज्यादा जा रहा है, या आपका पल्स 120 से ऊपर जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आप अपने फैमिली डॉक्टरों को कंसर्न करना चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए, चाहे टेलीफोनिकली लें, लेकिन यू शुड बी इन कॉन्टेक्ट टू योर फैमिली फिजिशियन। दैट इज अ मैसेज। इट इज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और तमाम लोग का फिलहाल मैं शुक्रिया कर रहा हूँ। कोशिश हम लोग ये कर रहे थे कि विकास जी से और लहरिया जी से, डॉक्टर ईश्वर जी से, प्रद्युमन जी से जानने की कि किस तरीके से जो है आने वाले इस खतरे को भांप करके इस पे काम किया जाए। चारों लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आप जुड़े एनडीटीवी राजस्थान पर और आपने तमाम एहतियातन प्रिकॉशंस जो हैं लोगों को जो बरतने चाहिए उसकी भी जानकारी दी, और साथ साथ JN.1 दरअसल है क्या, कितना खतरनाक है, क्या बहुत ज़्यादा अब एकदम से हाय तौबा करने की ज़रूरत है, ऐसा हमारे विशेषज्ञों ने, तो फिलहाल जो पैनलिस्ट बैठे थे उन्होंने कहा कि इतनी ज़रूरत नहीं है, बट घबराने से ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, तो सावधानी बरतिएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।